नमस्कार दोस्तों, मैं आशिष त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज खबरों के पास पोस्टमार्टम में जो मैं बात रहूँगा वो ये कि एक तो भारतीय जनता पार्टी क्यों 614 करोड़ की है। यूपी की राजनीति में एक ऐसा शख्स जिसकी 2 बार लगातार विधायकी चली गई, विधानसभा से 2 बार हटा दिया गया, और शोमैन का कैसे बिका बंगला। इन 3 चीज़ों के अलावा गाजियाबाद कुछ खास खबरें, जैसे कि गाजियाबाद बार एसोसिएशन में क्यों छिड़ी है तकरार। पहले बात करते हैं कि आखिर भाजपा 614 करोड़ की क्यों है। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट वर्ष 2021-22 को लेकर 1 साल की है, जिसमें बताया गया है कि इस 1 साल में भारतीय जनता पार्टी को 614 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि कांग्रेस को 95 करोड़ का चंदा मिला है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने 7,141 चंदे प्राप्त किए हैं, जिनसे कुल रकम जो मिली है वो 780.774 करोड़ रुपए प्राप्त हुई है। ये सभी राजनीतिक दलों का कुल आंकड़ा है। भाजपा को 4,957 चंदे मिले हैं, जिससे उसको 614.63 करोड़ रुपए मिलने की बात कही गई है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस आती है। कांग्रेस को 1255 चंदे मिले हैं, जिससे उसको 95.46 करोड़ रुपए मिलने की बात कही जा रही है। भाजपा की तरफ से घोषित चंदा इस 1 साल के लिए कांग्रेस, राकपा, भाकपा, माकपा, एनईपी, तृणमूल कांग्रेस की टोटल जो चंदे से घोषित रकम है उसका 3 गुना ज़्यादा भाजपा ने लिया है। एडीआर की घोषणा के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, बहुजन समाज पार्टी ने बताया है कि वर्ष 2021-22 में उसे 20,000 रुपये से अधिक का कोई चंदा नहीं मिला है। चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि 20,000 से ऊपर की नगद चंदा कोई पार्टी नहीं ले सकती है। राष्ट्रीय दलों के लिए कुल चंदा 2021-22 के दौरान 187.03 करोड़ रुपए बढ़ गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 31.50% अधिक है। भाजपा को 2021 में 474.55 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 614.63 करोड़ रुपये हो गया है, जो 1 साल में 28.71% तक बढ़ा है। कांग्रेस का चंदा पिछले साल वर्ष 2020-21 में 74.52 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 95.46 करोड़ रुपए हो गया है। ये प्रतिशत में जो बढ़ोतरी है, ये 28.09% बढ़ोतरी हुई है। सीपीएम और एनसीपी ने 2021 के मुकाबले 22 में चंदे की राशि में 2.85 और 24.10 लाख रुपए कम मिलने की घोषणा की है। इसका मतलब यह है कि भाजपा इस समय 614 करोड़ रुपए के चंदे के साथ भारत की सबसे अमीर पार्टी है। अब कहानी उस शख्स की जो लगातार 2 बार विधायक चुना गया और दोनों बार उसकी विधायक सदस्यता समाप्त कर दी गई। यूपी की राजनीति में अब्दुल्ला आजम ऐसा पहला उदाहरण है जो 2 बार विधायक बने और दोनों बार उनकी सदस्यता चली गई। अब्दुल्ला आजम ने पहली बार 2017 में रामपुर जिले की स्वार सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीते थे। उन्होंने बसपा के नवाब काजिम अली उर्फ नावेद मियाँ को हराया था। हारने के बाद नावेद मियाँ ने उनके निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। नावेद मियाँ ने हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने जब 2017 में चुनाव लड़ा था तब उनकी उम्र 25 साल से कम थी। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2019 में अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को निरस्त कर दिया था। अब्दुल्ला ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां भी उनकी याचिका खारिज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बहाल रखा था। इसके बाद अब्दुल्ला आजम ने 2022 में फिर से स्वार सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। चुनाव जीतने के लगभग 11 महीने के अंदर ही दोबारा उनकी विधायक सदस्यता चली गई। ये वजह यह रही कि उनको मुरादाबाद की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। सपा नेता आजम खां के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की स्वार सीट को रिक्त घोषित किया है। 15 साल पुराने छजलैट प्रकरण में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई और 3-3 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया था। इसीलिए उनकी सदस्यता चली गई है। अब मैं बताता हूँ एक ऐसे महाठग की कहानी जिसने 2 सगे भाइयों की पत्नियों से, दोनों भाइयों की दोनों पत्नियों से 1-2 नहीं 200 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर ली। जी हाँ, बात कर रहा हूँ सुकेश की, जिसे पूरी दुनिया महाठग के नाम से जानती है।
सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ तीसरा केस दर्ज किया गया है। सुकेश पर उद्योगपति मलविंदर सिंह की पत्नी जापना सिंह से ठगी करने का आरोप है। मलविंदर सिंह जेल में बंद है। सुकेश पर मलविंदर के भाई शिविंदर की पत्नी अदिति सिंह से भी 200 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगा है। उसने जेल में बैठकर ही दोनों भाइयों की पत्नियों को ठगा है। सुकेश चंद्रशेखर, जिसकी उम्र महज 33 साल है, कदकाठी भी सामान्य सी है, लेकिन दिमाग बहुत शातिर है। इतना शातिर कि जेल में बैठकर बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों से करोड़ों रुपए की ठगी कर लेता है। फिलहाल वो जेल में बंद है। एक मोटा मोटा अनुमान यह है कि 15 साल की अवधि में सुकेश लोगों को 500 करोड़ से अधिक का चूना लगा चुका है। सबसे बड़ी ठगी उसने 200 करोड़ की ये ठगी रेनबैक्सी के मालिक शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से की गई थी। अब ये मामला सामने आया है। सुकेश ने केवल शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति को ही नहीं ठगा, बल्कि उनके भाई बलविंदर सिंह की पत्नी जापना सिंह के साथ भी उसने ठगी की थी। सुकेश पर यह तीसरा केस दर्ज हुआ है। पहला केस रेनबैक्सी के मालिक रहे शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह को ठगा। सुकेश ने खुद को केंद्रीय कानून और गृह मंत्रालय का अफसर बताकर अदिति को उनके पति को जमानत दिलाने का वादा करके 200 करोड़ रुपए ठग लिए थे। दूसरा केस है अन्ना द्रमुक के एक धड़े के नेता शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरण को कथित तौर पर यह भरोसा दिलाया था कि उसकी पार्टी के 2 पत्ती के चुनाव निशान की लड़ाई में चुनाव आयोग से उनके पक्ष में फैसला करा देगा। इस मामले में लगभग 1.5 करोड़ की ठगी हुई थी और ये घटना 2017 की है। तीसरा केस शिविंदर सिंह के भाई मलिंदर सिंह की पत्नी जापना सिंह से 4 करोड़ रुपए ठगने का है। मलिंदर सिंह जेल में बंद है। सुकेश ने जाफना को फूक कॉल किया था और खुद को सरकारी अफसर बताकर जमानत दिलाने में मदद का भरोसा दिलाया था। सुकेश की मांगे पूरी करने के लिए अदिति ने अपने गहने बेचे, लोगों से उधार लिया, संपत्तियां बेच दी। जून 2020 से 21 तक सुकेश को 200 करोड़ रुपए उसने दिए। शिविंदर सिंह के खिलाफ आर्थिक घोटाले का मामला चल रहा था, इसलिए अदिति के बैंक अकाउंट पर भी नजर रखी जा रही थी। जब एकाएक ट्रांजैक्शन बढ़ी तो अदिति से पूछताछ की गई, तब जाकर उसको एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी की गई है। भारतीय फिल्मी दुनिया के बहुत बड़ा सितारा, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर राज कपूर, जिसे दुनिया शोमैन के नाम से जानती है। पहले उनका आरके स्टूडियो बिका, अब उनका एक बंगला बिक गया है, जिस बंगले से पूरे कपूर खानदान की यादें जुड़ी हुई हैं। शोमैन के नाम से मशहूर राज कपूर ने मुंबई में कई प्रॉपर्टी बनाई। साल 2019 में राज कपूर का आरके स्टूडियो बिक गया था, जिसे गोदरेज प्रॉपर्टीज ने खरीदा था। अब इस स्टूडियो के बाद राज कपूर का चैम्बूर वाला बंगला भी बिक गया है। इस बंगले को किसी और ने नहीं बल्कि गोदरेज प्रॉपर्टी ने ही खरीदा है। राज कपूर के आरके स्टूडियो की कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए थी, लेकिन चैम्बूर का बंगला कितने में बिका है इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। चैम्बूर में राज कपूर का यह बंगला देवनार फार्म रोड पर है। इस बंगले का नाम कृष्णा राज है। बताया जाता है कि राज कपूर की शादी जब कृष्णा राज कपूर से हुई थी, तब उन्होंने चैम्बूर में बंगला खरीदा था। उन्हीं के नाम पर बंगले का नाम रखा गया था। जहाँ बंगला मौजूद है वो चैम्बूर का सबसे महंगा इलाका है। राज कपूर के इस आलीशान बंगले के पास टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का बड़ा कॉलेज है। बताया जा रहा है कि गोदरेज राज कपूर के इस बंगले की जगह एक प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी में है। अपने बंगले के बिक जाने पर राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर काफ़ी इमोशनल हो गए। उन्होंने बंगले के बिक जाने के बाद एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि चैम्बूर में जो हमारा घर है वह हमारे परिवार के बहुत करीब है, बहुत महत्वपूर्ण है, उससे हमारी कई यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम गोदरेज के साथ जुड़कर खुश हैं। हमें यकीन है कि कंपनी हमारी इस विरासत को अगले दौर में लेकर जाएगी। आपको बता दें कि राज कपूर को अपने इस बंगले और स्टूडियो से बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था, लेकिन उनके जाने के बाद उनका परिवार उनकी इस विरासत को बचा कर नहीं रख सका। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब गाजियाबाद और आसपास की कुछ खास खबरें। गाजियाबाद बार एसोसिएशन में चुनाव को लेकर रार छिड़ गई है। बार के पूर्व अध्यक्ष नाहर सिंह यादव ने कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वर्तमान एसोसिएशन ने करोड़ों फर्जी वोट बना दिए हैं, जबकि अध्यक्ष योगेश कौशिक ने इन आरोपों को झूठा बताया है। पूर्व बार अध्यक्ष नाहर सिंह यादव और दूसरे कई वकीलों ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बार कमेटी का कार्यकाल 9 जनवरी को पूरा हो चुका है। समय अनुसार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, चुनाव में धांधली करने के लिए सैकड़ों फर्जी वोट भी बनवा लिए। इस तरह कई हथकंडे अपनाकर चुनाव टालने की कोशिश की गई।
करीब 3100 लोगों की, जिसमें 700 लोग फर्जी थे, खाली थे, लिस्ट में कोई नाम नहीं था कि उनको नाम 700 लोगों का बढ़ा दें और चुनाव करा दें। एक ये साजिश की गई कि चुनाव जो पिछले 10 साल से 20 वर्ष का अध्यक्ष और 10 वर्ष का सेक्रेटरी हो रहा था, उसको भी साजिश के तहत हटाने के लिए और एक वकील विशेष को अध्यक्ष बनाने के लिए तय किया गया, जिसको बार काउंसिल ऑफ यूपी ने मना किया। इसी साजिश के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दखलंदाजी की और यहाँ के जाने वाले अध्यक्ष और सेक्रेटरी ने दोनों ने एक रिवीजन दाखिल किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस पर एक आदेश जारी कर दिया। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इतना ही नहीं किया, बार एसोसिएशन की जनरल मीटिंग बुलाने के भी आदेश कर दिए। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस प्रकरण की शिकायत करने के बाद एक याचिका हाई कोर्ट में डाली गई। नाहर सिंह यादव ने बताया कि हाई कोर्ट ने याचिका को सुनते हुए बार एसोसिएशन और एल्डर कमेटी के चेयरमैन को यह आदेश दिया था कि 3 दिन के अंदर एल्डर कमेटी को पूर्ण किया जाए और 4 सप्ताह के अंदर पूरी निष्पक्षता से चुनाव कराए जाएं। पूर्व बार अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोप के जवाब देने के लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र कौशिक से पूछा गया तो उन्होंने सभी आरोपों को गलत बताया। नहीं है, कोई भी फर्जी वोट नहीं है, सबके एनरोलमेंट हैं, सबके सीयूपी हैं, सब लोग नियमित रूप से वकालत कर रहे हैं। उनका कहना है कि 3100 में से 700 ऐसी है जिनके कोई आइडेंटिफाई नहीं है कोई। हमने 3100 लोगों का, लगभग 3400 लोगों का चंदा जमा किया बार में, और हमने जो पहली लिस्ट निकाली है कुल 2462 लोगों की निकाली है, और 100-150 लोग और बनेंगे वोटर्स। यानी ये भी निराधार है कि 3100 या नहीं, ये सब अपने आप को मीडिया में लाइट फेम करने के लिए इनकी सोची समझी एक साजिश। वार्षिक चुनाव को लेकर गाजियाबाद बार में तकरार है। दोनों पक्ष एक दूसरे को झूठा बता रहे हैं। चुनाव कराने को लेकर गाइडलाइन कई दिन पहले भी आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट सोसाइटी में एक बार फिर हंगामा हुआ। यहाँ पीएफए की दखलंदाजी, महिलाओं के खिलाफ कराई गई फर्जी रिपोर्ट और प्रशासन की नीति के खिलाफ यहाँ के निवासियों ने सड़क पर धरना शुरू कर दिया है। इनका आरोप है कि पीएफए के दबाव में नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। आज धरने पर किसान नेता मांगेराम त्यागी भी पहुंचे। उन्होंने पीएफए पर लोगों को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। इस मामले में रिवर हाइट्स के जो निवासी हैं वो पहले भी आंदोलन चला चुके हैं और कई दिन तक उनका धरना चलता रहा था। क्या मेनका गांधी हो या कोई भी हो, अगर कुत्ते यहाँ से सोसाइटी में किसी बच्चों को काट दे तो FIR दर्ज होगी वो कोर्ट के माध्यम से। हमें कोर्ट को पूरा भरोसा है। अरे भाई, मेनका गांधी की बहन कही है, अमिका शुक्ला उनकी बहन है, उनके तो सर और कुछ ऐसा लग रहा है हमें जो पीएफए है वो सगा इसका बहुत मोटा इनको मिलता हो। थाना इंदिरापुरम पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये एक ही गैंग के सदस्य हैं। इन पर कई मामले बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इनके कब्जे से गुची का एक चश्मा बरामद हुआ है जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये है। इसके अलावा मार्क जकोबस ब्रांड की घड़ी जिसकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपये है, सोने की एक टिक्की जिसका वजन 40 ग्राम से अधिक है और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। 9 फरवरी को हमारे चौकी नीति खंड क्षेत्र अंतर्गत थाना इंदिरापुरम में एक NRI महिला के साथ पर्स स्नैचिंग की घटना हुई थी। तत्काल हमने इंदिरापुरम थाने पर उसका मुकदमा पंजीकृत कराया था और इस घटना के अनावरण के लिए लगभग 4 टीमें गठित की गई थी जो 24/7 इस घटना पे काम कर रही थी। इसी के साथ साथ लगभग 150 CCTV फुटेज इस घटना के उसमें देखे गए। उसमें हम लोगों को कुछ CCTV फुटेज के आधार पे हम लोगों को कुछ सुराग हाथ लगे। फिर इनको जब मैच कराया गया तो हमारे थाना कौसाम्बी अंतर्गत कुछ लूट की घटनाएं कारित की गई थी, उनसे CCTV मैच किए फुटेज जो है। उसके बाद हम लोगों ने मैनुअल और सर्विलांस की मदद से इन लोगों को चिन्हित करते हुए इनकी गिरफ्तारी के लिए आगे अपना कार्रवाई आगे बढ़ाई, जिसमें आज दिनांक 17 तारीख को मंगल चौक के पास लगभग 10:30 बजे यह लुटेरे लूट की घटना कारित करने के उद्देश्य से आए थे, जहां पे इनको इंदिरापुरम पुलिस द्वारा दबोचा गया है। लूट और चोरी की 2 दर्जन से अधिक वारदात करने वाला एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। उसका नाम सोनू है। जुर्म की दुनिया में उसे चटनी के नाम से जाना जाता है। उसकी लोनी पुलिस से मुठभेड़ निठोरा गेट के आसपास हुई। उसके पास से हथियार और बाइक बरामद किए गए हैं। पुलिस कर्मियों के कांधे का सहारा लेकर चल रहा ये व्यक्ति शातिर चोर और लुटेरा बताया जा रहा है। इसका नाम सोनू है। जुर्म की दुनिया में इसे चटनी के नाम से जाना जाता है। पुलिस रिकॉर्ड में
इस पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। थाना लोनी की टीम के द्वारा बंथला चिरौड़ी मार्ग पर रात्रि चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने काफ़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल मोड़ करके भागने का प्रयास किया। उसने अपनी मोटरसाइकिल निठौरा गेट के अंदर मोड़ दी। पुलिस टीम द्वारा जब चारों तरफ से उसकी घेराबंदी का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें बदमाश घायल हुआ। पूछताछ पर बदमाश ने अपना नाम सोनू उर्फ चटनी बताया। पुलिस से इसकी मुठभेड़ लोनी के निठोरा क्षेत्र में हुई, जहां इसको पुलिस की गोली भी लगी। इसके कब्जे से तमंचा और बाइक बरामद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। विद्यावती मुकुंदलाल गर्ल्स कॉलेज में 8 दिन तक चली कार्यशाला का समापन हो गया है। इसके अंतिम दिन प्रदर्शनी लगाई गई। यहाँ छात्राओं को फाइल कवर, कपड़े के बैग, कार्ड बोर्ड टेबल आदि बनाना सिखाया गया। विद्यावती मुकुंदलाल महिला महाविद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा 8 दिन की कार्यशाला के अंतिम दिन प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यशाला का शुभारंभ कॉलेज प्राचार्य शिखा सिंह ने किया था। कार्यशाला के दौरान छात्राओं को कुशन कवर पर ब्लैक प्रिंटिंग, कपड़े से बैग, फोल्डर बनाना, कार्डबोर्ड से टेबल ऑर्गेनाइज़र, फ्रिज मैग्नेट बनाना सिखाया गया था। छात्राओं द्वारा कार्यशाला में सीखे गए उत्पादों को तैयार कर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने अपने डिज़ाइन प्रदर्शित किए। कार्यशाला का संचालन डॉक्टर शालिनी सिंह ने किया। इस दौरान सह संयोजिका स्नेहा प्रियदर्शनी, विभागाध्यक्ष डॉक्टर इंद्राणी, अनिता अरोड़ा ने भी योगदान दिया। कार्यशाला के दौरान विषय विशेषज्ञ कंचन शर्मा, पूजा गर्ग, सुनीता सिंह ने छात्राओं को प्रशिक्षित किया। कॉलेज में मेंटरिंग और काउंसलिंग के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रशिक्षण का 7 दिवसीय कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। प्रशिक्षण में मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन द्वारा छात्राओं को माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी जानकारी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कानपुर घटना में मां बेटी की जलकर हुई मौत के मामले में लोगों का गुस्सा बरकरार है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। गाजियाबाद में भारतीय किसान संगठन ने पीड़ित परिवार की सहायता करने की मांग उठाई है। ये लोग कानपुर की घटना पर गुस्सा जाहिर करने आए हैं। वहां अतिक्रमण हटाने के नाम पर मां बेटी की जलकर मौत हो गई थी। भारतीय किसान संगठन एकता के ये कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे। इनकी मांग थी कि दोषी अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। संगठन ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक गाड़ी में शव मिला है। शव की पहचान स्थानीय व्यापारी हर्षवर्धन के रूप में हुई है। गाड़ी वैशाली सेक्टर 6 में आरोग्य अस्पताल के सामने खड़ी हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भूकंपग्रस्त तुर्की में राहत और बचाव कार्य के लिए भारत से एनडीआरएफ की 2 टीमें गई थीं। ये टीमें गाजियाबाद स्थित 8वीं बटालियन से थीं। दोनों टीमें अपना काम पूरा करके गाजियाबाद लौट आई हैं। तुर्की में वहां के नागरिकों ने उन्हें विदाई दी तो गाजियाबाद पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। भूकंपग्रस्त तुर्की में पिछले 10 दिन से अधिक समय से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे 8वीं बटालियन एनडीआरएफ के जवानों के 2 दल आज भारत लौट आए। एनडीआरएफ के पहले दल में 47 सदस्य थे, जिनमें डॉग स्क्वाड के सदस्य रैम्बो और हीन भी थे। आज सुबह करीब 9 बजे एनडीआरएफ के जवानों का पहला दल तुर्की से भारतीय वायुसेना के विमान से हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से सीधे कमला नेहरूनगर स्थित एनडीआरएफ परिसर आ गया। उसके कुछ देर बाद ही दूसरा दल भी पहुंच गया। तुर्की के अदाना एयरपोर्ट पर रवानगी से पहले इस दल को वहां के लोगों ने तालियां बजाकर रवाना किया। अधिकारियों, आम जनता, एयरपोर्ट पर तैनात कर्मचारियों ने एनडीआरएफ के जवानों को सम्मान दिया। हिंडन एयरपोर्ट पर भी एनडीआरएफ के अधिकारियों द्वारा इन जवानों का स्वागत ताली बजाकर किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बचाव दल में महिला रेस्क्यू टीम भी शामिल थी। इस दल ने 10 दिन से अधिक समय तक ऑपरेशन में कई जीवित लोगों को बाहर निकाला और मलबे से मृत लोगों के शव निकाले। खराब मौसम की चुनौतियों से जूझते हुए एनडीआरएफ की टीम ने सफलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। खबरों का पोस्टमार्टम कैसा लगा, हमने जो जानकारी आपको दी वो कैसे लगी, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।
नई नई जानकारी और गाजियाबाद के आसपास की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए युग करवट। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। नमस्कार।